नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी अपडेट्स पर। और मैं हूं आपकी टीचर नेहा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में हमारा रहने वाला है सेमेस्टर 1 के लिए, जिसमें आप बीए प्रोग्राम, बीकॉम, बीए ऑनर्स सभी बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए बने रहें। और इसमें हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें बीए प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स में आने वाले सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज इस पीडीएफ में आपको बता दिए जाएंगे। इस वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहें। हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू और फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। पहला क्वेश्चन क्या पूछता है हमारा कि भारतीय संविधान में शक्तियों का पृथक्करण किस रूप से विद्यम या विद्यमान है, उसकी चर्चा कीजिए। कि हमें बताना है कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें शक्तियों का पृथक्करण यानी शक्तियों का विभाजन, शक्तियों को किस प्रकार से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड या अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, हमें उस पर चर्चा करनी है। उसके पॉइंट्स हमें बताने हैं, समझाना है कि शक्तियाँ किन हाथों में और किस तरह से विभाजित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आंसर की ओर। आंसर में ही हम देखेंगे कि शक्तियों का पृथक्करण, जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले परिचय की। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया है कि हमें परिचय और निष्कर्ष, आंसर में ये दो चीज़ें बेसिकली रखनी है। हमें उसके सब पॉइंट्स हेडिंग सब चीज़ें रखनी है, बट परिचय हमारा शुरुआत में ज़रूर होना चाहिए, जिससे हमारा आंसर पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो शक्तियों का पृथक्करण इसमें करा गया है प्रमुख 3 प्रकार से। 3 शक्तियाँ इसमें कौन कौन सी होती है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों ने इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा, पर आज हम इसमें डिटेल में और कुछ जानेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट हम देखते हैं विधायिका। विधायिका का मतलब है लेजिस्लेटर। ठीक है, अभी हम हिंदी में पढ़ेंगे। ये नोट्स हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, पर हम हिंदी में आज इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, विधायिका का काम क्या होता है? विधायिका का काम होता है कानून बनाना। कानून कौन बनाता है? हमारा विधायिका। और संसद और राज्य विधानसभाओं में कानून निर्माण की जिम्मेदारी निभाती है। कौन निभाता है? विधायिका जिम्मेदारी निभाती है कानून बनाने की। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा कार्यपालिका। हमने पढ़ा ना कि 3 होते हैं सब पार्ट्स इसके, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम क्या होता है? जो कानून विधायिका द्वारा बनाए जाते हैं उस कानून को लागू करना और प्रशासन कार्यों को संभालना ही कार्यपालिका कार्य होता है। ठीक है, उसका ये काम होता है कि कानून को लागू करना और प्रशासनिक कार्यों को संभालना। अब ये सारा काम संभालता कौन है और किसके माध्यम से सब काम किया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारा न्यायपालिका। न्यायपालिका में हम देखेंगे कि जो न्यायपालिका होती है उसका काम क्या होता है, आज हम वो पढ़ेंगे। कि न्यायपालिका का काम होता है जब कानून बन जाए और जो लागू हो जाए, लागू होने के बाद उन कानूनों की व्याख्या करना और विवादों को निपटाना। विवाद जो हमारी समस्याएं या प्रॉब्लम्स होते हैं उनका समाधान निकालना, यानी कि विवादों को निपटाना। ये कार्य कौन करता है? जैसे कोई केस यानी कि कोई कार्य होता है, कोई विवाद या कोई आपत्ति आ जाती है, ऐसे केस वगैरह कौन सुलझाता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके माध्यम से संचालित होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर होगा। अगला देखेंगे शक्तियों का पृथक्करण और भारत। हमने अभी पढ़ा कि भारत के संविधान में शक्तियों का विभाजन 3 प्रकार से किया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये चीज़ें भारत से किस प्रकार जुड़ी हैं, या जो शक्तियों का पृथक्करण यानी कि एकीकरण, अलग अलग जो विभाजन किया गया है और भारत, उसके ही माध्यम से हम आगे इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें लिखा है कि भारत संविधान ने अमेरिका की तरह शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण नहीं किया। ठीक है, जो अमेरिका का संविधान है या अन्य देशों का संविधान है वो भारत के संविधान से पूर्णतः अलग है। ये सब हम आगे जानेंगे कि किस प्रकार अलग है। तो भारत का जो संविधान है वो 3 शक्ति, इन कुछ शक्तियों के बीच संतुलन और जॉइंस बैलेंस यानी कि संतुलन और
बैलेंस बना करके रखता है। वो शक्तियों का नाम क्या क्या है? पहला है मिश्रित शक्तियाँ। मिश्रित में हम जानेंगे कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच मिश्रण देखा जाता है, यानी कि जो कार्यपालिका और विधायिका होती है उसमें प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद संसद के सदस्य होते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधायिका के कुछ कार्य जैसे कानून पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकार प्राप्त होते हैं। जो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री होते हैं, इनके सदस्य इनको क्या कानून प्राप्त होते हैं कि वो कानूनों पर हस्ताक्षर कर सकें, ये उनके अधिकार होते हैं। दूसरा, हमारे दूसरे पॉइंट की ओर चलेंगे, देखेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका से आप लोग क्या समझते हैं कि न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है। वो केवल अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं है, बल्कि कार्यपालिका और विधायिका के निर्णयों में भी हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट, मॉनिटर और टीचर का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। स्टूडेंट गलती करता है, मॉनिटर भी गलती कर सकता है। जब स्टूडेंट और मॉनिटर भी कोई गलती करते तो उसको सुधारता कौन है? टीचर्स। जो टीचर हो गए, जो मेन हमारी लीडर हो गए, उन्हें हम क्या बोलेंगे? न्यायपालिका कह सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझाया, जिससे आपको ज़्यादा ईजिली क्लियर हो सके। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे तीसरा पॉइंट जो कि है जांच और संतुलन। जांच से आप लोग समझते हैं कि कोई काम होना या उसमें सुधार लाने से पहले उसको जांचना, संतुलन बनाना कि वो ठीक है या नहीं, वो लागू होने लायक कानून है या नहीं, उनमें जांचना और चेक करना। ठीक है, उनको संतुलन बनाने के लिए। तो न्यायपालिका ये कार्य तय करती है वो कानून संवैधानिक है या नहीं। मैंने कहा ना कि कानून जांचना, उसको ये चीज़ जांचना कानून में कि वो संवैधानिक, वो न्यायिक है या नहीं, वो कानून लागू करने लायक भी है या नहीं है। ठीक है, तो वो कार्य होता है न्यायपालिका का। न्यायपालिका मैंने एज अ लीडर आपको समझाया कि न्यायपालिका का कार्य अधिक होता है विधायिका और कार्यपालिका के मुताबिक। ठीक है, आप लोग ये बातें याद रखेंगे। आगे चलते हैं। हमारा निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लोग क्या लिखेंगे? आपने इस पॉइंट के बारे में समझा कि इनकी शक्तियाँ अलग अलग कैसे हैं। भारत के मुताबिक शक्तियों का जो पृथक्करण, जो विभाजन करा गया है, 3 पार्ट्स में, 3 पॉइंट में डिवाइड किया गया है, उनके बारे में ही हम लिखेंगे कि स्पष्ट रूप से पूर्ण रूप में नहीं अपनाया है किसकी शक्तियों को? जो पृथक्करण की शक्तियाँ जो अमेरिका से हमने ली थी ना, वो पूर्ण रूप से नहीं अपनाया। वो भारत की भी कुछ अपनी जो शक्तियाँ हैं, अपनी खुद के लिखी हुई भी हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए है। यदि कोई कानून या नियम ही नहीं होंगे तो फिर हो सकता है कि देश में, राज्य में काफ़ी चीज़ें उथल पुथल हो जाएं और सब चीज़ें इम्बैलेंस भी हो सकती हैं। तो आपको निष्कर्ष में ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, जिससे आपका क्वेश्चन, जो आपका आंसर है, वो प्रभावित हो सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा है? भारत के संविधान के तहत राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का विश्लेषण यानी क्रिटिसाइज या एनालाइज कीजिए। विश्लेषण का मतलब एनालाइज होता है कि हमें एनालाइज करना है जो भारत का संविधान है उसमें राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक न्याय की क्या भूमिका है और इससे क्या अभिप्राय है, हम इससे क्या समझते हैं। ठीक है, तो हम अपने आंसर की तरफ चलेंगे। परिचय से हम शुरुआत करेंगे। जो राजनीतिक न्याय, सामाजिक और आर्थिक न्याय की अवधारणा वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं क्यों? क्योंकि इसमें सभी नागरिकों को समान अवसर और अधिकार प्राप्त होते हैं। यदि किसी नागरिक के साथ भेदभाव किया जाए, उन्हें समान अधिकार प्राप्त ना हो, किसी को अधिकार कम, किसी को ज़्यादा, तो नागरिकों में भी मन मुटाव हो जाएगा। एक देश में रहने के बाद भी उनमें एक कटाव सा पैदा हो जाएगा, जिसके लिए ये चीज़ें भारतीय संविधान को ध्यान में रखनी होती है। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका होती है, जिसे इंग्लिश में प्रेम्बल कहते हैं। तो उस प्रेम्बल, उस उद्देशिका में कुछ बातें निहित हैं, वो मैं आपको आज आपसे साझा करने जा रही हूँ। पहली है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय यानी कि पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस से हम क्या समझते हैं? राजनीतिक रूप से जो न्याय, यानी कि किसी के साथ, किसी नागरिक के साथ बिना भेदभाव के समान राजनीतिक अधिकारों का प्राप्त होना ही और राज्य के प्रशासन में भाग ले सकना ही राजनीतिक न्याय कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए, यानी कि संविधान से क्या क्या छूट या फिर प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या सुविधाएं मिली हैं आप लोगों को, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 14 से 18 तक। ठीक है, आर्टिकल 14 से 18 तक हमारा बताता है समानता का अधिकार। सभी लोगों को समानता होना, समान अधिकार प्राप्त होना, कि कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण प्रदान होना। ठीक है,
राजनीतिक भागीदारी। राजनीतिक भागीदारी यानी कि जैसे हम वोट डालने जाते हैं तो राजनीतिक भागीदारी हमें होती है ना कि 18 साल के बाद महिलाएं हो चाहे पुरुष, कोई भी व्यक्ति हो, वो भारत का रहने वाला नागरिक है तो वो वोट डाल सकता है। यही कहलाती है राजनीतिक भागीदारी। ठीक है, कि समान अवसर पर सुनिश्चित किया जाता है सभी सार्वजनिक पदों के लिए। आगे हम देखेंगे चुनावी अधिकार। चुनावी अधिकार में मैंने आपको समझा दिया, वयस्क यानी कि अडल्ट जो 14 से 18 की एज के होते हैं वो सभी नागरिकों को अधिकार प्राप्त होता है कि वो अपना प्रतिनिधि यानी कि अपनी सरकार चुन सकते हैं, वो अपना मनचाहा वोट दे सकते हैं। ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था। लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है एक संसदीय लोकतंत्र है जिसमें नागरिक चुनाव के माध्यम से अपनी सरकार चुनते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें है हमारा सामाजिक न्याय। 3 पूछे थे, पहला हमारा कंप्लीट हुआ, हम दूसरे पर फोकस करते हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से क्या अभिप्राय है? समाज में रहने वाले समान वर्ग के लोगों को समान अवसर प्रदान किया जाना, किसी के साथ बिना किसी भेदभाव के। भेदभाव कैसे भेदभाव होते हैं हम जानेंगे कि अनुच्छेद 15 हमारा कहता है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग, जन्म स्थान के नाम पर या भाषा के नाम पर भी जो भेदभाव होते हैं उस प्रकार के भेदभावों को हटा करके सभी को समान अधिकार प्राप्त होना ही इसमें सामाजिक न्याय कहलाता है। ठीक है। अब अनुच्छेद 17 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 17 हमारा कहता है कि छुआछूत का अंत करना, और ये अपराध इसको घोषित किया गया है कि यदि कोई नीची जाति के लोगों से भेदभाव करता है या किसी भी जाति के लोगों से, उच्च जाति के लोग निम्न जाति को टारगेट करते हैं, उन लोगों से भेदभाव करते हैं, तो इसे एक अपराध के रूप में देखा जा सकता है अनुच्छेद 17 के अंदर। ठीक है। अनुच्छेद 46 हमारा क्या कहता है कि समाज के कमजोर वर्ग, अनुसूचित जातियों और जनजातियों, जो ट्राइबल कास्ट होती हैं, जो पिछड़ी कास्ट होती हैं, SC, ST, OBC, SC, OBC और जो OBC तो निचली में नहीं आता, ST और SC जो और निचली और अनुसूचित जनजातियां होती हैं, उनके आर्थिक और शैक्षिक हितों के बढ़ावा देना कि उनके भी अधिकारों का उल्लंघन ना हो और उन्हें पूर्ण अधिकार प्राप्त हो सके। आगे चलते हैं अनुच्छेद 29 और 30 की ओर। अनुच्छेद 30 हमारा कहता है अल्पसंख्यक समूह। अल्पसंख्यक यानी कि जो ट्राइबल कास्ट वाले लोग होते हैं, जो बहुत ही कम संख्या में पाए जाते हैं, ऐसे व्यक्ति, ऐसे नागरिक, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा जो बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं, क्या उनकी कोई अपनी भाषा नहीं होगी? वो भी अपनी आम बोलचाल की जन भाषा में बातचीत करते होंगे, उनकी भी कोई भाषा होगी, तो उनकी भाषा, संस्कृति और शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना, और प्रशासन को ये चीज़ अधिकार प्राप्ति की गई है कि नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन ना होना। आरक्षण प्राप्त होना। आरक्षण से आप क्या समझते हैं? रिजर्वेशन होता है ना कि जनरल कैटेगरी को सीट्स थोड़ी कम होती है पर SC ST को मिलनी चाहिए, क्यों? उन्हें ना लगे कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, इसलिए सरकार ने, और यह कह सकते हैं संविधान में हमारे ये प्रावधान आरक्षण का किया जा सका है कि जिससे ऐतिहासिक अन्याय जो पश्चिम भारत से प्रेरित था, कि पश्चिम भारत का एक एग्जाम्पल था, गांधी जी पश्चिम नहीं दक्षिण भारत, हाँ दक्षिण भारत में गांधी जी गए थे, उन्होंने वहाँ देखा था रंग रूप को लेकर के भेदभाव होता था, वो ऐतिहासिक अन्याय है। तो वही जो पिछड़ी बातें हैं, ऐतिहासिक जो अन्याय है पिछड़े वर्गों के साथ, अनुसूचित जनजातियों के साथ, उनको ख़त्म किया जा सके। ठीक है। आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय से आप लोग क्या समझते हैं? आर्थिक रूप से न्याय करना या सबके साथ समान भेदभाव ना करना और समान रूप से पेश आना, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करके समान रूप से पेश आना। यानी कि जो आर्थिक संसाधन होते हैं, जो सरकार द्वारा सुविधाएं दी गई हैं या जो संविधान में निहित जो आप लोगों के, हमारे जो नागरिकों के जो अधिकार प्राप्त हैं उनका उल्लंघन ना करना और सभी को उन चीज़ों का अवसर और समान भागीदारी प्राप्त होना, सभी को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देना। इसमें संवैधानिक प्रावधान क्या क्या किए गए हैं अनुच्छेद 38 के माध्यम से हम जानेंगे। अनुच्छेद 38 हमारा बताता है ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना जहां सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके, कि आर्थिक न्याय भी मिले, राजनीतिक और सामाजिक न्याय भी मिले, न किसी की भाषा, न किसी के धर्म के नाम पर और न किसी के वर्ग के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाना ही अनुच्छेद 38 हमारा बताता है। अनुच्छेद 39 यानी अनुच्छेद 39 में हम जानेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व उनका पालन करना चाहिए। नीति निर्देशक तत्व हम अभी आगे अपने आने वाले क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि क्या कहलाते हैं नीति निर्देशक तत्व। इसमें बताया है नागरिकों की आजीविका के लिए साधन का समान वितरण
और संसाधनों का समान नियंत्रण और पुरुष और महिलाओं के बीच समान वेतन। यानी कि जैसे आज इतना आगे बढ़ चुके हैं, जनरेशन इतनी पीढ़ी आगे बढ़ चुकी है, 2025 में हम चल रहे हैं। तो आप खुद सोचिए, जब हम जॉब करने जाते हैं, कहीं किसी कंपनी में जॉब करते हैं, किसी भी फील्ड में जॉब करते हैं, वहाँ क्या भेदभाव किया जाता है कि ये जॉब लड़कियों को नहीं मिलेगी या लड़कों को ही मिलेगी? तो वहाँ उन चीज़ों में भेदभाव ना करना और सभी को समान वेतन के, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, वो भी यही काम कर रहे हैं और महिला भी यही काम कर रही है। जब दोनों प्रकार के व्यक्ति यही काम कर रहे हैं, सेम कार्य कर रहे हैं, तो उनको वेतन भी समान प्राप्त होना। ठीक है। अनुच्छेद 41 देखेंगे। वो रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने की बात करता है। अनुच्छेद 43 में हम देखेंगे कि अनुच्छेद 43 कहता है कि श्रमिकों के जीवन की गरिमा, श्रमिक होते हैं जो मजदूर लोग होते हैं, उनकी जीवन की गरिमा यानी उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको भी सुनिश्चित रखना और उनकी स्थिति में सुधार लाना भी इसमें निहित है। इसमें निष्कर्ष को पढ़ते हुए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 क्या पूछता है? भारत के संवैधानिक मूल्य से आप क्या समझते हैं? जो भारत में संवैधानिक मूल्य दिए गए हैं, जो वैल्यूज़ दी गई हैं, उनसे आप क्या समझते हैं? क्या उसका अभिप्राय है? आगे इसमें हम देखेंगे कि जो संवैधानिक मूल्य हैं वो मौलिक सिद्धांत और आदर्श हैं जो कि भारत संविधान में निहित हैं, लिखे हुए हैं, और वो देश के शासन और सामाजिक व्यवस्था का मार्गदर्शन करते हैं। जो ये मूल्य हैं वो समाज में समानता, स्वतंत्रता और न्याय, बंधुत्व यानी कि एकता में बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए हैं। ठीक है। पहला हमारा मूल्य देखेंगे भारत में संवैधानिक मूल्य में। पहला है हमारा संप्रभुता। संप्रभुता से हम संधि विच्छेद करके शब्द का अर्थ समझेंगे। सम यानी स्वयं और प्रभुत्व यानी कि शासन। ठीक है। स्वयं का शासन होना, स्वयं प्रभु होना, यानी कि अपने मन की, जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जैसे कि हम सब जानते हैं, भारत में जो सरकार चुनी जाती है, जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो चुने जाते हैं, वो जनता के वोट द्वारा और जनता की इच्छा द्वारा ही चुने जाते हैं। ठीक है। तो संप्रभु का अर्थ वही होगा कि खुद की स्वयं की इच्छा और स्वयं का प्रभु, यानी कि हम पे किसी का अधीन नहीं है। हम जो भारत देश है, जैसे पहले ब्रिटिश शासन हुआ करता था भारत में, वो चीज़ अब नहीं है और भारत किसी का अधीन नहीं है। उसी चीज़ को हम संप्रभु कहेंगे कि देश आंतरिक और बाहरी नीतियों में स्वतंत्र है, किसी भी प्रकार से बाहरी शक्ति का अधीन नहीं है। ठीक है। दूसरे पॉइंट में हमारा है समाजवाद। समाजवाद से हम क्या समझते हैं? समाजवाद की ओर प्रकाश करेंगे कि समाजवाद एक राज्य की परिकल्पना करता है जहां आर्थिक सामाजिक असमानताओं को कम किया जाना चाहिए, कि सभी वर्गों को समाज में और संसाधनों का समान वितरण प्रदान हो सके। धर्मनिरपेक्षता, धर्म से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं सेकुलरिज्म, यानी धर्म के नाम पर कोई भेदभाव ना करना और राज्य का कोई धर्म ना होना। जैसे मैं एग्जांपल आपको देती हूँ पंजाब का या बंगाल का। ठीक है। पंजाब नाम से आप समझोगे कि राज्य का नाम पंजाब है, तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पंजाबी बोलने वाले लोग ही रहते हैं, या बंगाल है तो वहाँ सिर्फ बंगाली बोलने वाले ही व्यक्ति रहते हैं। नहीं, राज्य के नाम पर कोई धर्म नहीं है और ना यहाँ भेदभाव कहीं लिखा गया। वो इसलिए क्योंकि किसी को वो चीज़ स्पेशल ना शो हो और किसी को उस चीज़ में नकारात्मक और नेगलेक्ट ना करे कोई इस चीज़ को, किसी को उस चीज़ का हानि या ठेस ना पहुँचे, इसलिए। ठीक है। सभी को, प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करना, प्रचार और स्वतंत्र रूप से अभ्यास करने का अधिकार है। सभी व्यक्ति, सभी नागरिक अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, प्रचार प्रसार स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। चौथा पॉइंट हमारा कहता है लोकतंत्र। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र की एक बहुत परिभाषा जानी मानी है कि जनता का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। आप सभी ने इन पंक्तियों को बहुत पढ़ा होगा और 11th-12th क्लास में इन पंक्तियों को अच्छे से पढ़ा होगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से कि इस पंक्ति को किसके द्वारा लिखा गया था और ये वाक्य किसके द्वारा दिया गया था। लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है। जल्दी जल्दी मुझे आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। आगे देखेंगे, सत्ता जनता के हाथों में होती है। जनता के हाथों में कैसे होती है? कि हमें अधिकार होता है नागरिक के पास कि हम वोट कर सकते हैं, हम अपनी सरकार स्वयं चुन सकते हैं, कि देश में जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के हित में शासन किया जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था। ठीक है।
5वां है हमारा गणराज्य। गणराज्य यानी कि रिपब्लिक। रिपब्लिक तो बच्चा बच्चा जानता है, जनवरी का महीना चल रहा है तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे रिपब्लिक डे। और मुझे ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आपके लिए ये भी होमवर्क है कि रिपब्लिक डे कब क्यों मनाया जाता है। ठीक है, मुझे इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे। कि जो देश का प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित होता है वो किसी वंशानुगत प्रणाली के तहत नहीं होता। जैसे कि अन्य देशों में देखोगे तो वो वंशानुगत यानी कि वंश की परंपरा चली आ रही है, राजा महाराजा, उसका मतलब राजा का पुत्र, फिर उसका पुत्र, दादा परदादा, वही पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत परंपरा से आप समझते हैं ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी शासन चला रहा है। वहाँ वोटिंग सिस्टम नहीं है, या फिर आप कह सकते हो वहाँ जनता को अपनी आवाज़ उठाने का कोई भी हक नहीं है, कोई भी वो नहीं है, हक नहीं है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ से। अगले पॉइंट पे हम आएंगे न्याय। न्याय यानी कि जस्टिस। जस्टिस क्या कहता है कि संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करता है कि इसका उद्देश्य हर वर्ग के समान लोगों को अवसर और असमानता को ख़त्म करना है। पहला देखेंगे, इसमें न्याय में 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, जो कि अभी हमने इस पॉइंट के इसी क्वेश्चन के कुछ पॉइंट्स में पढ़ा था। सामाजिक यानी कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव ना करना, और आर्थिक यानी कि संसाधन और आर्थिक समानता के आधार पर भेदभाव ना करना, और राजनीतिक यानी राजनीतिक प्रक्रिया में सभी को समान भाग लेने का अधिकार प्राप्त होना। ठीक है, 7वें पॉइंट की ओर चलते हैं, हमारे स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या कहती है कि प्रत्येक नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना करने का स्वतंत्रता प्राप्त है। यानी कि विचार, मैं यहाँ पर आप लोगों से अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ, ये मेरी स्वतंत्रता है। और आप लोगों को इसमें आगे बताया है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमाओं के भीतर है, कि दूसरे नागरिकों के, अन्य नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन ना हो। जैसे कि मैं आपसे कह रही थी कि मैं अपने अधिकारों का पालन कर रही हूँ, मैं अपने विचारों को आदान प्रदान कर रही हूँ आप लोगों से, अपनी स्वतंत्रता को फॉलो कर रही हूँ, जो मेरी स्वतंत्रता मिली है मैं उसका पालन कर रही हूँ। तो पर इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि इससे आपके अधिकारों को ठेस ना पहुँचे। मुझे अधिकार है, मैं कुछ कह सकती हूँ, किंतु मुझे ये अधिकार नहीं है कि मैं सब कुछ कह सकती हूँ, मैं आपसे अपशब्द नहीं कह सकती, ऐसा मेरा अधिकार नहीं है। तो अधिकार तो, स्वतंत्रता तो सबको प्राप्त होती है, किंतु ये नहीं है कि स्वतंत्रता है तो आप जाकर के किसी की भी हत्या कर देंगे या अपनी मनचाही क्रिया कर सकते हैं, वो स्वतंत्रता नहीं कहलाती। स्वतंत्रता का मतलब है सीमाओं के भीतर रहकर काम करना, व्यक्ति अपनी सीमा को समझे, अपनी लिमिटेशंस को जाने कि उसको क्या कार्य करने हैं, क्या उसकी स्वतंत्रता है और क्या नहीं। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखेंगे समानता या इक्वालिटी। 8वां पॉइंट हमारा कहता है कि समानता, कानून के सामने सभी नागरिक समान हैं। जो कानून है, जो संविधान है, जो सरकार है, उसके लिए सभी नागरिक समान हैं। और समानता 14 से 18 आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद में समानता के विषय में लिखा गया है, जो कि भेदभाव को समाप्त करता है और नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है। अगला हम देखेंगे बंधुत्व। ठीक है, फ्रेटर्निटी। वो बंधुत्व से हमारा क्या समझते हैं हम? बंधुत्व यानी कि यूनाइटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, इसमें हम क्या समझते हैं कि भाईचारे और एकता को बढ़ावा देना और सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ाना और एकता, अखंडता देश में बनाए रखना। ठीक है, 10वां है व्यक्ति की गरिमा। गरिमा से आप समझते होंगे, मैंने अभी आपको बताया ऊपर वाले पॉइंट्स में, गरिमा यानी सेल्फ रिस्पेक्ट, कि संविधान कहता है हर व्यक्ति की गरिमा और सम्मान की रक्षा करनी चाहिए, रक्षा करता है, और हर व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, 11 पॉइंट देखेंगे, राष्ट्र की एकता और अखंडता। एकता यानी कि यूनाइटी, के एकजुट होकर रहे, विभिन्न भाषा और संस्कृति धर्मों के लोग बावजूद एकजुट होकर के रहें। ठीक है, 12 पॉइंट है हमारा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो लोगों को मिले हैं, और संविधान हमसे सिर्फ नागरिकों से इतनी सी अपेक्षा करता है कि संविधान का सम्मान करें, राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग जो है हमारा भारत का, उसकी वैल्यू करें और उसकी रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें, और राष्ट्रगान का आदर करें। जब भी राष्ट्रगान होता है, हम भारतीय नागरिक हैं, ये चीज़ हम अच्छे से जानते हैं, हम जब जहाँ भी मौजूद हों, यदि हम राष्ट्रगान सुन रहे हैं, हमारे कानों तक उसकी आवाज़ पड़ रही है, तो राष्ट्रगान सुनते समय हमें एक जगह स्थिर स्ट्रेट पोजीशन में हमें खड़े हो जाना चाहिए। ठीक है,
अगला हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष से आप लोग जो मैंने ऊपर पढ़ाया उसके कुछ पॉइंट्स आप लोगों को समझ के अपनी भाषा में निष्कर्ष के रूप में लिखने पड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछता है हमारा कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का सारांश दीजिए। कि जो भारतीय संविधान की विशेषताएं, जो उसकी क्वालिटीज़ है, उसका सारांश, उसकी डिटेल्स बताइए और उनकी वैल्यू बताइए कि जो विशेषताएं उनका महत्व क्या है, वो हमारे जीवन में या फिर मानव की के लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्व रखती हैं, ठीक है। पहले हम जानेंगे कि पहला पॉइंट क्या है हमारा उद्देशिका। उद्देशिका यानी कि प्रेम्बल, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा भारतीय संविधान है, उसका पहला पन्ना होता है हमारा प्रेम्बल यानी उद्देशिका। उद्देशिका कहती है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित करती है, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के उद्देश्य को स्थापित किया गया है। उसका महत्व क्या है? उसका महत्व यही है कि वो संविधान की आत्मा है। जो उद्देशिका है हमारी, वो संविधान की आत्मा है और ये मूलभूत आदर्श और उद्देश्य को स्पष्ट करती है। दूसरा है इसकी विशेषता। भारतीय संविधान की विशेषता में दूसरा पॉइंट है हमारा लिखित और विस्तृत संविधान। लिखित और विस्तृत से आप क्या समझते हैं? लिखित यानी लिखा हुआ और विस्तृत यानी कि बहुत बड़ा, विस्तार पूर्वक, जिसे बहुत विस्तार रूप से लिखा हुआ हो, ठीक है। एक लिखित और विस्तृत दस्तावेज है ऐसा दस्तावेज जिसको आप लिख करके, मतलब लिखित रूप में है, आप उसको कभी भी कहीं पढ़ सकते हैं। आप उसको गूगल पे जाके अगर सर्च करेंगे कि भारतीय संविधान या फिर उद्देशिका या प्रेम्बल आप सर्च करेंगे तो आपको वो लिखित रूप में मिल जाएगा, ठीक है। इसकी महत्व क्या है, इसकी महत्वता क्या है, इसके वैल्यू क्या है कि स्पष्ट और स्थिरता प्रदान करता है कि जिससे संविधान की व्याख्या में कम विवाद हो सके और सभी के लिए दिशा निर्देश एक से हो, यानी कि इंस्ट्रक्शन रूल्स फॉलो सभी के लिए एक से हो। संघीय व्यवस्था और एकात्मक पक्ष, इससे हम ये समझते हैं कि जो केंद्र और राज्य सरकार है ना, उनके बीच शक्तियों का विभाजन करना, और जब आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन आती है ना, तब केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारे अधिक शक्तियाँ, ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं। और इसका ये महत्व है कि वो संघीय ढांचे को मजबूत करते हुए राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करता है। पॉइंट 4 में हम देखेंगे संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है हमारा संसदीय प्रणाली अपनाई गई है जहां पर कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका महत्व है कि जनता की भागीदारी, जवाबदेही और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। आगे हम देखेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से आप लोग क्या समझते हैं? आम जनता को दिए गए ऐसे अधिकार जिनका सभी के लिए समान रूप से वैल्यू होती है, जो सभी के लिए समान रूप से प्रदान किए गए होते हैं, वही मौलिक अधिकार होते हैं। जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का आदि, जो कि 12 से 15 अनुच्छेद में दिए गए हैं। ये अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं, राज्य के अत्याचारों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो हैं अनुच्छेद हमारे 36 से 51 में है। अभी हमने पढ़ा था कि मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं? 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद के अंदर, और राज्य की नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 अनुच्छेद के अंदर, ठीक है। राज्य को सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए दिशा निर्देशक तत्व दिए गए हैं जो कि महत्वपूर्ण कहलाते हैं। क्योंकि ये कल्याणकारी तत्व हैं किसी राज्य की स्थापना के मार्गदर्शन के लिए। इसमें समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित हो सके। अगला है हमारा मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि हमारा टॉपिक ही था मूल कर्तव्य। इसको हम समझेंगे कि नागरिकों के लिए संविधान में मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A में निर्धारित किए गए हैं। उसका महत्व है कि नागरिकों को अपने देश और समाज के प्रति जिम्मेदार और कर्तव्य की भावना विकसित करने में मदद करता है। स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका से हमारा अर्थ है कि इसमें न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है और इसका महत्व है कि वो संविधान की संरक्षक है, नागरिकों के अधिकारों की ये रक्षा करता है। पॉइंट नंबर 9 है धर्मनिरपेक्षता, यानी कि सभी धर्म के लोग के बीच समानता होना, एकता होना और यूनाइटी बनी रहना और सभी धर्मों की स्वतंत्रता प्राप्त होना। इसका ये महत्व है कि सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार, धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होना।
एकल नागरिकता। एकल नागरिकता से हम समझेंगे कि सभी को एकल नागरिकता दी जाती है, यानी कि वो किसी भी राज्य में रह रहा हो, जिससे कि हमारी समान अधिकारों की भावना को मजबूत किया जा सकता है। जो व्यक्ति भारत में रहने वाला नागरिक है वो किसी भी राज्य में रह रहा हो, उसे नागरिकता एक ही दी जाती है, यानी कि एकल नागरिकता प्राप्त होती है। पॉइंट नंबर 11 पे चलेंगे, आपातकालीन प्रावधान। मैंने अभी बताया था आपातकालीन यानी कि ऐसे प्रावधान जो जैसे कोविड-19 आया था उस टाइम पे भी कुछ आपातकालीन प्रावधान किए गए थे हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा। तो वो आपातकालीन प्रावधान जो ऐसी सिचुएशन पर, ऐसी समस्या आने पर लगाए जाते हैं जो सभी देश के जनता के हित के लिए होते हैं, जो कि हमारे शामिल हैं अनुच्छेद 352 से 360 के भीतर। ठीक है, ये जो प्रावधान है इसका महत्व है राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए। संविधान संशोधन पॉइंट 12 में हम देखेंगे कि ये है अनुच्छेद 368। आप लोगों को इसके अनुच्छेद ज़रूर याद रखने हैं, सबका नहीं, किंतु आप 2-4 के अनुच्छेद भी याद रखेंगे कि कौन सा कितने अनुच्छेद के भीतर लिखा हुआ है या निहित है, तो आपका आंसर बहुत इफेक्टिव और इम्प्रेसिव नज़र आएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, संविधान संशोधन में हम देखेंगे कि संविधान संशोधन यानी कि अमेंडबिलिटी के चेंजेस लाना। संशोधन का मतलब होता है बदलाव कर सकें, कि समय के साथ हम उसको संशोधित चेंज कर सकें। ठीक है, ये संविधान को बहुत लचीला बनाता है, यही इसका महत्व है और बदलते समय और आवश्यकता के अनुसार ये प्रासंगिक बनाए रखता है। निष्कर्ष में हम देखेंगे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता देश में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता को सुनिश्चित करना है और समता मूलक स्वतंत्र और समावेशी राष्ट्र बनाने के लिए दिशा निर्देशन यानी इंस्ट्रक्शन प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पूछता है भारत के मौलिक कर्तव्यों में के महत्व के बारे में लिखिए। जो भारत के मौलिक कर्तव्य हैं उसके क्या क्या महत्व हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। भारत के जो मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 में दिए गए हैं, जिन्हें 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में माध्यम से संविधान में जोड़ा था। इन्हें बाद में जोड़ा गया है संशोधित करने के बाद, कौन से 42वें संशोधन के समय सन 1976 में। ठीक है, हाँ आगे देखेंगे कि ये कर्तव्य कानून द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, फिर भी इनका महत्व नैतिक और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने में अत्यधिक है। पहला पॉइंट है हमारा मौलिक कर्तव्यों के महत्व। मौलिक कर्तव्यों के महत्व क्या क्या होते हैं? पहला पॉइंट है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देना। एकता यानी कि यूनाइटी बनाए रखना, सभी को एकजुट होकर रहना और राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति समान जिम्मेदारी और सम्मान करने की जिम्मेदारी इसमें शामिल है कि देश में एकता, भाईचारे का माहौल बना रहना चाहिए, जो कि अनुच्छेद 51A के तहत हमारे निहित है। पॉइंट नंबर 2 है हमारा सामाजिक जिम्मेदारी और प्रोत्साहित करना। सामाजिक जिम्मेदारियों को प्रोत्साहित कैसे करेंगे कि सामाजिक जिम्मेदारियां समाज की भलाई के लिए एक जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। समाज हमें वो केवल अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते, बल्कि समाज के प्रति राष्ट्र अपनी जिम्मेदारी का निभाना भी आवश्यक है, जो कि उदाहरण हम ले सकते हैं प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण और सुधार करना। अगला है हमारा नैतिक और अनुशासनपूर्ण समाज की स्थापना, कि नैतिक और अनुशासन में रहते हुए हम समाज की स्थापना कैसे कर सकते हैं। इन अधिकारों का प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से कर सकते हैं और अपनी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 है हमारा लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी। सक्रिय भागीदारी से मतलब है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन करना, कि सभी को पार्टिसिपेट करना, यानी केवल वोट के माध्यम से नहीं बल्कि अपने योगदान के जरिए भी राष्ट्र की प्रगति में हम हिस्सा ले सकते हैं। जैसे कि उदाहरण लेंगे राष्ट्र की सेवा में काम करना, यह अनुच्छेद 51A के C पार्ट में है। अनुच्छेद 51 भी काफ़ी विस्तृत है, जिसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। आप लोगों ने इन 4 पॉइंट्स में देखा होगा, इसमें C है। आप लोग ये चीज़ याद रखेंगे और ठीक से पेपर में मेंशन करेंगे।
पॉइंट नंबर 5 हमारा कहता है समानता और सामाजिक सद्भाव की संवर्धन। इससे हम समझते हैं कि मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से जो नागरिक हैं उनके बीच सामाजिक समानता और सद्भाव के लिए जागरूक किया जाता है। नागरिकों को देश में एकजुटता बनाए रखने के लिए कर्तव्यों का पालन करना होगा। इसको अनुच्छेद 51A के ई में मेंशन किया गया है। पॉइंट नंबर 6 देखेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता को बढ़ावा देना। इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कशीलता अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है और कहा जाता है कि मानवता और समाज के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए। पॉइंट नंबर 7 हमारा कहता है कि राष्ट्र निर्माण में योगदान, कि राष्ट्र को बनाने के लिए, राष्ट्र का निर्माण करने के लिए सक्रिय योगदान या सक्रिय भागीदारी अपनी सुनिश्चित करना। यह अनुच्छेद 51A के जे पार्ट में लिखा गया है। अगला है हमारा नैतिक और सामाजिक जागरूकता। नैतिक सामाजिक जागरूकता से हम क्या समझते हैं कि नागरिकों को बताया गया है कि उनका समाज राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है वो अपने कर्तव्यों को समझें, उन्हें निभाएं और उनका पालन भी करें। इसमें हम निष्कर्ष को देखते हुए हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। अनुच्छेद 51A। जब अनुच्छेद 51A हमने देखा, अनुच्छेद 51 के कितने सब पार्ट्स थे, A, J, G, इतने सारे हमने देखे ना, E। तो हमें अनुच्छेद 51A पे भी एक क्वेश्चन काफ़ी बार बनता है कि सिर्फ अनुच्छेद 51A का वर्णन कीजिए डिटेल्स में, कि आप 51A के बारे में क्या क्या जानते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। कैसे? इसको 42वें संशोधन में 1976 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। इसे बाद में जोड़ा था, कब? 42वें संशोधन के माध्यम से। ठीक है। अनुच्छेद में, इस वाले 51 अनुच्छेद में 11 मौलिक कर्तव्यों की सूची दी गई है। एक लिस्ट दी है कि 11 मौलिक कर्तव्यों की 51A अनुच्छेद के अंतर्गत। ठीक है। इसमें अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्य याद दिलाते हैं ताकि समाज में शांति, सद्भाव और एकता बनी रहे। अनुच्छेद 51A क्या कहता है? उसकी जो कर्तव्यों की सूची है वो इस प्रकार है। पहली सूची है संविधान का पालन करना, उनके आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करना, जैसे कि नागरिकों को भारतीय संविधान का पालन करने और उसके द्वारा निहित आदर्शों, संस्थानों और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करने की जिम्मेदारी दी गई है। दूसरा है हमारा राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए, वो सभी नागरिकों की जिम्मेदारी होती है। तीसरा है राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखना, जो कि किसी को नुकसान ना पहुंचाए बिना राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना। पॉइंट नंबर 4 हमारा है कि राष्ट्र की सेवा करना, कि राष्ट्र की और देश की सेवा करने में अपना सक्रिय योगदान देना, उसकी प्रेरणा इसमें 51A अनुच्छेद में दी जाती है। 5वें पॉइंट की ओर चलेंगे, जो हमारा कहता है मूल्य और सभ्यता की रक्षा करना, कि सभी नागरिकों से यह अपेक्षा की जाती है, ऐसे एक्सपेक्टेशन की जाती है कि भारत की संस्कृति, परंपरा और सभ्यता की रक्षा करें। क्या आप लोग देखते हैं कि बाहर के फॉरेनर जो लोग होते हैं वो भारत की संस्कृति को, उनकी परंपराओं को अपनाते हैं। ठीक है। अन्य देशों के लोग भारत की संस्कृति को अपनाते हैं, वो साड़ी पहनते हैं, और हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। हम यहाँ पर अपने संस्कृति को, अपनी परंपरा, सभ्यता को भूल करके हम वेस्टर्न कल्चर को आजकल ज़्यादा अपनाते जा रहे हैं। तो हमें अपनी परंपराओं और संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए, मूल्य और सभ्यता की रक्षा करनी चाहिए। 6 है सभी लोगों के बीच सौहार्द और समानता बढ़ाना। इससे हम समझते हैं कि सभी धर्मों के बीच, जातियों के बीच, भाषाओं के बीच सामंजस्य यानी कि बैलेंस बना के रखना और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए ये प्रेरित करता है। अगला है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, यानी जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी रक्षा करना, उनको बचा कर के रखना आने वाली जनसंख्या, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले जनता के लिए। अगला है हमारा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति यानी कि जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, हमें उसकी भी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी कहलाती है। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कशीलता, यानी कि थॉटफुली हम ये चीज़ देखेंगे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बढ़ावा देना या किसी प्रकार के अंधविश्वास और असंगत विश्वासों के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देता है, कि हमें किसी भी प्रकार के अंधविश्वास नहीं, कि साइंस आज इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हम अंधविश्वास में आजकल बिलीव नहीं करते हैं। इसीलिए नहीं करते हैं कि उसके पीछे भी एक साइंस है, कोई लॉजिक है, और हमें उस साइंस के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानना चाहिए, उसकी प्रेरणा देता है।
पॉइंट नंबर 10 कहता है राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना। राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना हमारे जिम्मेदारी कहलाती है। अगला है शिक्षा और उत्कृष्टता की ओर बढ़ना। ठीक है, नागरिक कर्तव्यों को शिक्षा प्राप्त करने, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसके महत्व की ओर हम ध्यान देंगे। इसके महत्व है नैतिक जिम्मेदारी, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक जागरूकता। नैतिक जिम्मेदारी से आप क्या समझते हैं कि नागरिकों को अधिकार के साथ साथ नैतिक और सामाजिक कर्तव्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये जिम्मेदार नागरिक होने का एहसास दिलाता है। और राष्ट्रीय एकता में हम देखेंगे कि भारत के नागरिकों के कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देना। सामाजिक मुद्दों में हम देखेंगे कि सामाजिक और पर्यावरणिक मुद्दों के प्रति जागरूक होना। हम अपना निष्कर्ष की ओर चलते हुए कि मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है। इसमें अधिकारों के उपयोग करने के बजाय कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है भारतीय संविधान में निहित संघीय व्यवस्था का विवरण दीजिए। संघीय व्यवस्था क्या होती है आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, संघीय व्यवस्था होती है एक अद्वितीय और मिश्रित प्रकार की व्यवस्था है जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि संविधान में ये व्यवस्था संघीय और एकात्मक दो तत्वों के मिश्रण से की गई है। पहला है संघीय और दूसरा एकात्मक। इसे हम आगे पढ़ेंगे कि पहले पॉइंट की हम नज़र करते हैं। संघीय व्यवस्था की विशेषताएं में हम देखेंगे शक्ति का वितरण, जो डिवाइजन है, जो डिवाइड किया गया है, शक्तियों को विभाजित किया गया है किस प्रकार से। संघ सूची, राज्य सूची, संवेदनशील सूची। तो अब पहली सूची की ओर चलते हैं। संघ सूची। संघ सूची हमें क्या कहती है, उसमें वो विषय होते हैं जिन पे केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। आपको याद रखना है संघ यानी कि जिन पे केंद्र सरकार कानून बना सकती हो, जैसे रक्षा, विदेशी मामले और विदेशी व्यापार जैसे मामले आदि। दूसरी है हमारी राज्य सूची। राज्य सूची से आप क्या समझते हैं, वो सूचियाँ जो राज्य के अंतर्गत आती है और जिसमें राज्य सरकार ही कानून बनाती है, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि और आदि। तीसरी है संवेदनशील सूची। संवेदनशील ऐसे विषय जो कि केंद्र और राज्य दोनों बना सकती है। शिक्षा, अपराध, विवाह, तलाक, ऐसे विषय जिन पे केंद्र भी हस्तक्षेप कर सकती है और राज्य भी बना सकती है, किंतु केंद्र सरकार का कानून प्राथमिकता प्राप्त करता है। संविधान की सर्वोच्चता। सर्वोच्चता यानी कि सुप्रीमेसी, प्रायोरिटी, एक उच्चतम जिसे कहेंगे। संविधान की सर्वोच्चता से हम क्या समझते हैं, हमारा संविधान सर्वोच्च है। ये दोनों केंद्र राज्य सरकारों को अपनी शक्तियों का उपयोग करने का अधिकार देता है। ठीक है, इन दोनों शक्तियों को यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी अपनी शक्तियाँ उपयोग कर सकती हैं, उनके पास ये अधिकार प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट है हमारा केंद्र सरकार का प्रबल नियंत्रण। प्रबल नियंत्रण आप कह सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन, प्रबल। ठीक है, प्रबल से हम समझेंगे स्ट्रॉन्ग डिसीजन। तो इसमें बताया गया है केंद्र सरकार को बहुत सी शक्तियां प्राप्त होती हैं जिससे कि वो राष्ट्र की एकता, अखंडता बनाए रखे। और उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे अधिकारों का शेष। अधिकारियों का शेष से हम समझेंगे कि किसी विषय या संघ को राज्य सूची में शामिल नहीं किया गया तो कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को दिया जाता है। कि जो सूचियां हैं हमारी संघ सूची, राज्य सूची, यदि किसी भी अधिकार को, किसी भी पावर को अगर उसमें निहित नहीं किया गया तो केंद्र सरकार के पास वो अधिकार है कि वो उसे उसमें निहित या शामिल कर सकती है, जो कि अनुच्छेद 248 के मध्य लिखा गया है। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान में मैं आपको समझा चुकी हूँ कि संकट की स्थिति, ऐसी स्थिति जब आप पे बहुत विपदा, संकट आप पे अकेले नहीं, पूरे जनता, देश की बात चल रही है कि जनता पे, पूरे देश की जनता पे ऐसी विपत्ति आना, युद्ध या भारी आक्रमण हो जाना, आंतरिक अशांति आदि के दौरान केंद्र सरकार को आपातकाल, केंद्र यानी कि केंद्र सरकार को ही वो चीज़ रूल लागू करने का अधिकार होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखेंगे एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। वो किसी भी राज्य का रहने वाला व्यक्ति हो उसे सिर्फ एकल नागरिकता प्राप्त होगी। पॉइंट नंबर 5 है हमारा संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व। संसद में राज्यसभा के माध्यम से राज्यों का प्रतिनिधित्व किया जाता है और राज्यसभा के सदस्य राज्य द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है,
अगला हमारा देखेंगे कि स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका से हम क्या समझते हैं कि न्यायपालिका सर्वोच्च न्याय संघ और राज्यों के बीच विवाद निपटाने का अधिकार रखता है, जो कि अनुच्छेद आपके 131 के अंदर निहित है। पॉइंट नंबर 7 देखेंगे राज्यपाल का प्राधिकरण। राज्यपाल होता है हर एक राज्य में और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व होता है। और राज्यपाल की भूमिका क्या होती है कि वो सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकार और केंद्र की नीतियों का पालन करना। पॉइंट नंबर 8 है हमारा वित्तीय संबंध। वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल, पैसों से जुड़े हुए संबंध, जो कि आर्टिकल 280 में है। उसकी व्यवस्था की है कि केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संसाधनों पर वितरण पर सलाह देता है, जैसे कि कर, बिक्री, संपत्ति कर, टैक्सेस जो होते हैं ना, कर यानी कि टैक्स, और शुल्क होते हैं, आयकर शुल्क और सीमा शुल्क, इन पर और अन्य टैक्स पर राज्य सरकार पे इसमें बताया गया है वित्तीय संबंध में। केंद्र सरकार को राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जो केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वही राज्य को कौन सी वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है। अगला हम देखेंगे 9 पॉइंट संघीय प्रणाली की लचीलापन। लचीलापन यानी फ्लैक्सिबिलिटी, ठीक है, जो अनुच्छेद 368 के अंदर निहित है। इसे संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से बदला जा सकता है। आगे हम चलेंगे, टाइम की कमी होने के कारण हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। आप लोगों ने अब तक मौलिक अधिकार और कर्तव्य दोनों पढ़े, किंतु क्वेश्चन नंबर 9 में है कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों के बीच हमें अंतर स्पष्ट करना है, डिफरेंस बताना है कि इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। ठीक है, हम देखेंगे पहला पॉइंट है प्रकृति। प्रकृति यानी नेचर, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों के लिए। ये अधिकार नागरिकों को राज्य के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं, और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो क्या करते हैं, कर्तव्य नागरिक के ऊपर अपनी जिम्मेदारी निभाने का या नागरिक का दायित्व है कि देश के और समाज के प्रति उनके कर्तव्यों को परिभाषित करते हैं। और जो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों में आपको अगर ये पॉइंट समझ आया हो, ये क्या कहना चाहते हैं इसमें कि जो मौलिक अधिकार है हमारा, मौलिक अधिकार में बेसिकली मौलिक अधिकार में किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता की गारंटी दी जाती है। और यहाँ पे जो देश और समाज की बात आती है, मौलिक कर्तव्य में देश और समाज के प्रति कर्तव्यों की जिम्मेदारी गारंटी दी जाती है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, हम उद्देश्य की ओर चलेंगे। मौलिक कर्तव्य का उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और न्याय की गारंटी देना। और मौलिक कर्तव्य का जो उद्देश्य है देश के प्रति जिम्मेदार होना, उत्तरदायित्व होना। यदि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सोच सकते हैं, संविधान में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अधिकार प्राप्त हैं, तो देश के लिए तो अधिकार होने चाहिए कि हमें भी अपने देश के प्रति जिम्मेदार और उत्तरदायित्व होना चाहिए। हमें भी समाज में नैतिकता और एकता बनाए रखनी चाहिए। तीसरा है हमारा कानूनी प्रभाव। कानूनी प्रभाव इसमें क्या पड़ता है कि कानूनी न्यायिक रूप से लागू होते हैं, यानी कि किसी नागरिक का मौलिक अधिकार उल्लंघन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय में जा सकता है। यह अनुच्छेद 32 और 226 में लिखा गया है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य का समझेंगे हम। कानूनी प्रभाव क्या पड़ता है, इनका उल्लंघन होने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में लागू होते हैं। यदि आप लोगों ने मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन कर दिया, या राष्ट्रगान में आप लोग कभी सीधे नहीं खड़े हुए, या जो आपका जो भारतीय तिरंगा है आपने उसका सम्मान नहीं करा, उसकी वैल्यू नहीं करी, तो उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय में जाएं। उसके लिए ऐसे प्रावधान नहीं किए। वो सामाजिक जिम्मेदारी है, हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि उसे हमें समझना चाहिए। वो हमारे देश का एक हिस्सा है और हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला हम देखेंगे पॉइंट नंबर 4, संविधान में स्थान। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य का संविधान में क्या स्थान है। ये संविधान के भाग 3 में है, ये भाग 4 में है। ये 12 से 35 में निर्धारित करे हैं और मौलिक कर्तव्य 51A में। ठीक है, जिन्हें 42वें संशोधन में जोड़ा था। ये बार बार मैं बता रही हूँ, 42वें संशोधन और 1976 के माध्यम से जोड़ा था, जो आपको याद रखना है। उदाहरण हम देखेंगे मौलिक अधिकार कौन से हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सार्वजनिक उपाय या सार्वजनिक अधिकार। ठीक है, मौलिक कर्तव्य हम पढ़ेंगे कि संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से बचना। एक पॉइंट और इसमें कि पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करना।
पॉइंट नंबर 6 की तरफ चलेंगे, जो कि कहता है हमारे संविधान में परिवर्तन। संविधान में परिवर्तन मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों से कैसे आता है कि संशोधन या परिवर्तन किया जा सकता है। इसके लिए संविधान के विशेष प्रावधान के तहत प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। और जो मौलिक कर्तव्य हैं इन्हें तो संशोधन के माध्यम से जोड़ा जाता है। मौलिक कर्तव्यों में संशोधन और परिवर्तन हम कर सकते हैं, उन्हें जोड़ भी सकते हैं, हम घटा सकते हैं, और मौलिक कर्तव्यों को संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। अब इन्हें हम हटा सकते हैं किंतु जोड़ नहीं सकते। मौलिक कर्तव्य ऑलरेडी 42 संशोधन 42वें संशोधन में जुड़ चुके हैं। विरोधाभास। विरोधाभास से हमारा क्या मतलब है? मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार के रूप में हम देखेंगे कि नागरिक न्यायालय में जा सकते हैं अगर किसी राज्य द्वारा अधिकार का उल्लंघन हो, किंतु मौलिक कर्तव्य में कोई कानूनी परिणाम नहीं होता। ये नागरिकों को कर्तव्य के प्रति जागरूक करने के लिए ही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखेंगे कि संक्षिप्त विवरण दें। कुछ पॉइंट्स आपसे पूछ लिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर में, ये भी हो सकते हैं, इसके अलावा भी कुछ पूछे जा सकते हैं कि आपको देखना होगा शक्तियों का पृथक्करण। हमारे पहले या दूसरे प्रश्न में मैंने आपको समझाया था शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियाँ जो हैं संविधान के अलग अलग भागों में विभाजित की हैं, आपको उसके बारे में लिखना। संप्रभुता यानी कि स्वयं प्रभु होना, स्वयं की हिसाब से, यानी कि अपने अकॉर्डिंग हम अपनी सरकार चुन सकते हैं। जो हमारा भारत है वो संप्रभु राज्य है, संप्रभु देश राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्षता यानी कि सभी धर्म को समान मानना। न्याय, न्याय से आप बहुत अच्छे से समझते हैं, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करना, समान व्यवहार करना ही न्याय कहलाता है। इसे आप अपनी भाषा में जो मैंने समझाया उस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसका अर्थ और महत्व आप बताते चलेंगे, इसलिए मैं इस क्वेश्चन पर ज़्यादा जोर नहीं डाल रही। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। अगर आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करके, आप कमेंट डाल करके आप अपनी क्वेरी क्वेश्चन नंबर 10 के लिए पूछ सकते हैं। मैं एक बार इसके लिए दोबारा वीडियो डाल दूँगी, शॉर्ट्स वीडियो अगर पॉसिबल हो सके, या फिर मैं आपको समझा दूँगी। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल या फिर यहाँ कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन या डाउट पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे फोकस करते हैं। जीवन में संवैधानिक मूल्यों की प्रासंगिकता यानी पॉपुलैरिटी, फेमस, यानी कि उन पर चर्चा करनी है। संवैधानिक जो मूल्य हैं हमारे जीवन में, उनकी प्रासंगिकता यानी उसकी वैल्यू क्या है, उन पर आज हम चर्चा करेंगे कि जो संवैधानिक में निहित संवैधानिक मूल्य हैं वो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। हर पहलू को कैसे कि हर ये मूल्य हमारे न केवल अधिकारों के और कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं, बल्कि न्यायपूर्ण, कि हमें न्याय दिलाते हैं ना, वो समतावादी के समानता वो करते हैं, आभास दिलाते हैं हमें। जब हमारे पास अधिकार होते हैं हम समानता का आभास कर सकते हैं। इन मूल्यों की प्रासंगिकता हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक राष्ट्रीय जीवन में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। पॉइंट 1 है इसका लोकतंत्र और राजनीतिक भागीदारी। लोकतंत्र राजनीतिक भागीदारी से क्या समझते हैं कि संविधान का प्रमुख मूल्य है नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने, शासन में भाग लेने का अधिकार है। ठीक है, हमारे जीवन पर इसके क्या प्रभाव पड़ता है? हमें वोट देने, चुनाव लड़ने, सरकार की नीतियों में भागीदार होने का अधिकार देता है। एक सक्रिय और जागरूक नागरिक बनाता है। यदि हमारे पास ये अधिकार नहीं होंगे और इन अधिकारों से हम यदि वंचित होंगे किसी भी रूप से, किसी भी प्रकार से, तो हम सबसे भिन्न होंगे। यहाँ हमें एकता भी दिखाई पड़ती है और हमें एक सक्रिय जागरूक नागरिक बनाता है। पॉइंट नंबर 2 की ओर हम चलेंगे, समानता और सामाजिक न्याय। इससे हम क्या समझते हैं? प्रासंगिकता, यानी प्रासंगिकता किस प्रकार है? समानता सामाजिक न्याय का मूल्य सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के समान अवसर प्रदान करता है। और इसका हमारे जीवन में ये प्रभाव पड़ता है कि जाति, धर्म या लिंग या किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि, भाषा या किसी भी प्रकार के आधार पर भेदभाव नहीं होता और सभी को समाज में समान अवसर प्रदान होता है। पॉइंट नंबर 3 देखेंगे, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकार। व्यक्तिगत अधिकार हमें हमारे विचार, अभिव्यक्ति और धर्म का समान रूप से अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त होती है। जीवन में प्रभाव क्या पड़ता है इससे? हमें विचार व्यक्त करने का एक मिल जाता है कि विचार व्यक्त करने का हमारे पास अधिकार है, इसकी स्वतंत्रता है, इच्छा अनुसार जीवन जीने का है, अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। पॉइंट नंबर 4 देखेंगे, धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक सहिष्णुता। धर्मनिरपेक्षता मैंने इतनी बार आपको समझाया है कि अपने धर्म का और दूसरों के धर्मों का पालन करना, मतलब दूसरों के धर्म की इज्जत और अपने धर्म का पालन करना, विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच भाईचारे और सौहार्द को बढ़ाना, सभी धर्मों के प्रति सम्मान प्रकट करना।
फिफ्थ देखेंगे बंधुत्व और राष्ट्रीय एकता, जो कि हमारा बताता है बंधुत्व का मूल्य नागरिक के बीच भाईचारे को बढ़ावा देता है और राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता सुनिश्चित करता है। इसका हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है कि हम विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पृष्ठभूमि के बावजूद एकजुट होकर रहते हैं और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को विकसित करते हैं। पॉइंट नंबर 6 की ओर चलेंगे, न्याय और मानव अधिकार के जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है, हर व्यक्ति को समान न्याय और समान अवसर मिल सके। इसका हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है कि हमें निष्पक्ष और समान समाज में रहने की गारंटी देता है कि सभी के अधिकारों की रक्षा होती है और कानून का शासन स्थापित होता है। पॉइंट नंबर 7 है कर्तव्य और जिम्मेदारी। ये न केवल अधिकार देता है, इसलिए हमारे कर्तव्यों को निर्धारित करता है कि हमारा कर्तव्य है ना कि हम भी देश की रक्षा करें, जो संसाधन हैं हम उनका भी हानि ना होने दें, हम उनको भी मिसयूज़ ना करें, उनका भी पालन करें और कर्तव्यों का अपना पालन करें अपने देश के लिए। ठीक है। पॉइंट नंबर 8 की ओर चलेंगे, पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता। इसकी प्रासंगिकता कैसे है कि जो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर जोर देता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई संसाधन का संरक्षण किया जा सके, उसकी हानि ना हो और उसका वही मिसयूज़ ना हो। और इसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है कि पर्यावरण के प्रति हमें जागरूक बनाता है, हमें चिंतित बनाता है और हमें नॉलेजेबल भी ये बनाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलेंगे अपने। क्वेश्चन नंबर 12 पूछता है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार समानता को किस प्रकार प्रोत्साहित करता है, किस प्रकार सपोर्ट करता है, किस प्रकार प्रोत्साहित करता है। ठीक है। पहला है हमारा इसमें समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हम देखेंगे जो कि हमारा दिया है अनुच्छेद 14 से 18 में। समानता का अधिकार आप सभी ने पढ़ा होगा, पर आज हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे अनुच्छेद 14 से 18 में एक एक पॉइंट को डिटेल्स में। ठीक है। अनुच्छेद 14 हमारा कहता है, 14 अनुच्छेद में हमारे लिखा है आर्टिकल 14 में कि समानता और कानून का समान संरक्षण प्रदान करता है, यानी कि सभी व्यक्तियों को कानून की नज़र में समान माना जाएगा और सभी कानून समान संरक्षण प्राप्त होगा सभी को। ठीक है। 15 आर्टिकल, जो 15 आर्टिकल नंबर है हमारा, वो कहता है जाति, धर्म और जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों को विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देगा। आप लोग यदि पुरुष हैं या हमारे आसपास भी कई पुरुष ये चीज़ कह देते हैं कि महिलाओं को ही क्यों अधिकार प्राप्त है, बच्चों को या पिछड़ी जातियों को ही क्यों प्राप्त है, क्योंकि ये संविधान में विशेष प्रावधान दिया गया है, जो कि अच्छी बात है काफ़ी। अनुच्छेद 16 में हम देखेंगे, अनुच्छेद 16 कहता है कि रोजगार में समान अवसर की गारंटी देता है कि महिला हो या पुरुष हो, यदि उसके पास समान कौशल है, जो नॉलेज है, स्किल्स हैं वो सेम है, तो वो सेम जो जॉब कर सकते हैं कि समान अवसर रोजगार में उनको मिल सकता है। ना किसी धर्म के नाम पर भेदभाव होगा, ना जाति, ना वंश के किसी भी प्रकार का नौकरी में वहाँ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 17 पे हम जोर डालते हैं कि 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता से आप समझ सकते हैं छुआछूत। छुआछूत यानी कि जातिगत भेदभाव को ख़त्म करना। और अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों को ख़त्म करना। उपाधियाँ लगती थी ना, सर, मैम, जैसे हम तो टीचर्स को कहते हैं ना सर, मैम, ये तो उपाधि नहीं हुई, पर पहले के ज़माने में जो उपाधियाँ होती थी, विशेष प्रकार का जो दर्जा हुआ होता किसी व्यक्ति को दे दिया करते थे, तो वो उपाधियाँ सभी नागरिकों को समान दर्जा मिले, तो वो उपाधियाँ उससे रोका गया। ठीक है। पॉइंट हम 2 देखेंगे। दूसरा है हमारा भेदभाव के खिलाफ अधिकार, जो कि 15 और 16 के तहत है। उसमें सार्वजनिक स्थान, रोजगार, सेवाओं में भेदभाव निर्दिष्ट है। ये सुनिश्चित करता है सभी व्यक्ति लिंग, धर्म, जाति और सामाजिक स्थिति के कारण भेदभाव का सामना ना कर सके, उनको उसका सामना ना करना पड़े। सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को विशेष प्रावधान देना। पिछड़ा वर्ग यानी कि ST, SC वही। ठीक है। जो ये पिछड़ी जातियां होती हैं इनको समान और ज़्यादा प्रावधान, विशेष प्रावधान उपलब्ध कराए जाना। कौन कहता है? अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अंतर्गत। 4th पॉइंट हम देखेंगे शैक्षणिक समानता का अधिकार। शैक्षणिक समानता से आप क्या समझते हैं कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। आप आज भी देखेंगे कि सरकारी स्कूलों में 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त स्कूली शिक्षा, किताबें
यूनिफॉर्म ड्रेस सब चीज़ें उपलब्ध कराई जा सकती हैं और जाती हैं कि जिससे कि सभी बच्चों को शिक्षा का समान अवसर प्राप्त हो। किसी चीज़ का भेदभाव नहीं किया जाता कि सभी प्रकार के बच्चे, चाहे वो मिडिल क्लास से हो, लोअर मिडिल क्लास से हो, अपर क्लास से, सभी बच्चे उसमें पढ़ सकें और आर्थिक सामाजिक असमानताओं को कम किया जा सके। अगला हम देखेंगे अल्पसंख्यकों के अधिकार। अल्पसंख्यक हमने पढ़ा कि जो होते हैं जिनकी भाषा, संस्कृति और शिक्षा संस्थान कम होता है, जो कम भाषाई वाले लोग होते हैं, जो देश में काफ़ी कम पाए जाते हैं, आम बोलचाल वाले भाषा जिनकी आम जनता से अलग होती है, उनके लिए संरक्षण का अधिकार दिया गया है सांस्कृतिक समानता को बढ़ावा देने के लिए। अगला हम देखेंगे 6th लास्ट है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि किसी भी व्यक्ति के जो 5 ऊपर दिए गए हैं उन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, यानी उसका विरोध हो रहा है, आपको स्वतंत्रता नहीं मिल रही है, आपकी समानता की हानि हो रही है या किसी भी प्रकार का भेदभाव आपके साथ हो रहा है संस्कृति के लिए, तो आप संवैधानिक उपचार के तहत अनुच्छेद 32 में न्यायालय जा कर के अपने अधिकारों के लिए मांग कर सकते हैं। ठीक है, निष्कर्ष के स्किप करते हुए हम क्वेश्चन 13 की ओर चलेंगे। माफ़ी चाहती हूँ, किंतु आज समय की थोड़ी सी शॉर्टेज होने की, कमी होने की वजह से हम थोड़ा जल्दी कवर करेंगे अपने इस टॉपिक को, कि आपको ये सब पढ़ने में बोरियत ना आए और मुझे भी समझाने में थोड़ा जल्दी और कम टाइम लगे। ठीक है, पॉइंट 13 क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे। क्वेश्चन 13 हमारा पूछता है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। कि आप लोग अपने विचार कीजिए कि इतना कुछ हमने पढ़ा, इन सब से जाना, और आप इसमें अपनी थिंकिंग के हिसाब से बताइए, चर्चा कीजिए, डिस्कस करिए कि जो समानता है वो भारतीय संविधान में क्यों है, समानता क्यों होनी चाहिए, सभी के अधिकारों का उल्लंघन ना हो, इसीलिए ना कि किसी को कमी महसूस ना हो, किसी को ये ना लगे कि हम पिछड़ी जाति के हैं, हमें तो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है या हमारे अधिकार नहीं मिले, इसीलिए तो समानता का अधिकार दिया गया है। तो इसे पढ़ेंगे कि क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला पॉइंट देखेंगे क्यों महत्वपूर्ण है में न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना। न्यायपूर्ण यानी कि न्याय की मांग करना, सभी के लिए न्याय होना, ऐसा समाज स्थापित करना कि जहां व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता प्राप्त हो, किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म या किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, समाज में न्याय और निष्पक्ष आप समझते हो ना, किसी का फेवर ना करना। जैसे एक टीचर होती है, उसके लिए सारे स्टूडेंट इक्वल होते हैं, उसी प्रकार से जो हमारा संविधान है, जो संविधान में जो हमारे अधिकार और स्वतंत्रता दी गई है, वो भी सभी व्यक्ति के, सभी नागरिक और जनता के लिए समान है। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे भेदभाव के उन्मूलन में सहायक। ये हमारा कहता है कि 15 अनुच्छेद के तहत हर किसी भी व्यक्ति के साथ भाषा या जाति के आधार पर भेदभाव ना करना और समाज में व्याप्त भेदभाव और समानता को समाप्त करने में सहायक है। यदि किसी के साथ भेदभाव हो भी रहा है ना, तो उस असमानता और भेदभाव को समाप्त करने में सहायक होता है। इसके तहत सरकार को बच्चों, महिलाओं, समाज के पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति भी है कि उनकी स्थिति को बेहतर करने के लिए सरकार कुछ और बेहतर और विशेष प्रावधान बना सकती है। पॉइंट 3 नंबर हम देखेंगे सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, जिसमें देखते हैं अस्पृश्यता की, छुआछूत के भेदभाव और जातिगत भेदभाव को समाप्त करना और समान व्यवहार सुनिश्चित करना। पॉइंट 4 हम देखेंगे रोजगार में समान अवसर प्राप्त होना। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत के सभी धर्म और जाति के लोगों को समान नौकरी की गारंटी दी जाए। पॉइंट नंबर 5 देखेंगे ऐतिहासिक अन्याय का निवारण करना। ऐसे जो कि पिछले ऐतिहासिक रूप से चले आ रहे ऐसे भेदभाव रंग के आधार पर, रूप के आधार पर या आपके खान पान के आधार पर, आपकी जाति के आधार पर जो भी भेदभाव किए जा रहे हैं, उन असमानताओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छठा पॉइंट हम देखेंगे शीर्षकों और विशेष अधिकारों का उन्मूलन। इससे हम समझते हैं यह अनुच्छेद 18 के अंतर्निहित है। किसी भी व्यक्ति के समाज में विशेष अधिकार प्राप्त नहीं हो सके। यह प्रावधान सामाजिक समानता और प्रतिष्ठा को बढ़ावा देते हैं कि सभी जो नागरिक हैं वो एक समान स्तर पर हैं, एक लेवल पर हैं, किसी को ज़्यादा स्पेशल दर्जा नहीं दिया जाएगा। लोकतंत्र की आधारशिला। लोकतंत्र की आधारशिला से अभिप्राय यह है कि समान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार प्राप्त होना, जिससे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हों। 8वां हमारा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि आपके किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत
न्यायालय में जाकर के उसकी मांग कर सकते हैं। यह प्रावधान नागरिकों को सुनिश्चित करने की शक्ति देता है कि उनके अधिकार सुरक्षित हैं। और निष्कर्ष में हम देखेंगे इन अधिकारों के विषय में, जो कि आप खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको पढ़िए और इसमें खुद से लिखिए। आपको ये सभी नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आशीष तिवारी अपडेट्स चैनल टेलीग्राम चैनल है। यदि आप लोगों ने उसे फॉलो नहीं किया है तो आज ही उस चैनल से जुड़ जाएं। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के नोट्स मिल जाएंगे। और वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो के साथ। और यदि आपको किसी अदर टॉपिक पे, अदर सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।